हाय गाइस। तो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का। ठीक है, तो नया चैप्टर आपका जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स है ना। तो इसमें बहुत सारा आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा, तो हम एक एक लेक्चर आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर यानी ये आपका बेसिक लेक्चर होगा जहां पर हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, है ना, यूनिट क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ये छोटा छोटा बेसिक चीज देखेंगे। और बोर्ड का हम सवाल भी लेंगे, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन सब आएगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट बनाते जाना है आपको, और कुछ नहीं है यहाँ पर ज़्यादातर आपको थ्योरी मिलेगा, कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे यस माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए आपका कॉपी। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं सबको ही बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं, ठीक है ना। चलिए केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, काइनेटिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री का नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल का मतलब तो जानते हो। यहाँ पर जो काइनेटिक्स लगा है ना, ये जो काइनेटिक्स आपका ग्रीक वर्ड से आया है भाई, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है तो काइनेसिस कहते हैं इसको हम। काइनेटिक्स को काइनेसिस से आया है आपका, काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस का मतलब क्या होता है ना, मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, यानी हम रिएक्शन का रेट को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन का हम रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं रेट, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका सब कुछ, है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह सब। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स यानी काइनेटिक्स आपका ग्रीक वर्ड से है। काइनेसिस मतलब होता है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा? काइनेसिस। काइनेसिस आपका ग्रीक वर्ड है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स को आप सीधा डेफिनेशन लिख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स आपका केमिस्ट्री का ब्रांच है, ऐसे लिखा होता है बुक सब में, है ना। ये आपका क्या है? केमिकल, ये आपका केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं भाई? यानी हम यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक्स में क्या सब स्टडी करेंगे, क्या सब सीखेंगे, हम स्टडी करेंगे क्या, किसके बारे में ना, रिएक्शन रेट के बारे में, है ना, रिएक्शन रेट के बारे में, है ना, कितना स्पीड में, कितना तेजी से आपका रिएक्शन बन रहा है, यानी प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना तेजी से, कितना स्पीड से भी आप बोल सकते हो, है ना। रिएक्शन रेट के बारे में और रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना, इसको शॉर्टली लिख लो, मैकेनिज्म के बारे में। और कौन कौन सा फैक्टर है जो कि रिएक्शन को डिपेंड करता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ROR लिख देना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, ये आपका केमिस्ट्री, ये आपका केमिकल क्या होता है, आपका केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें कि हम क्या स्टडी करते हैं ना, रिएक्शन का रेट के बारे में, उसका मैकेनिज्म के बारे में, कैसे मतलब जो आपका रिएक्टेंट, मतलब जैसे आपका सपोज ये आपका A और B रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, आपका प्रोडक्ट, या आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन सा मैकेनिज्म, कैसे बन रहा है, वो मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना रेट में बन रहा है, यानी कितना टाइम में बन रहा है, कितना सेकंड में बन रहा है, तो आपका होता है रिएक्शन रेट। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो ये हम रेट, ये जो रिएक्शन का ये जो रिएक्शन बन रहा है, यहाँ से ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना तेजी से बन रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या हम देते हैं, जैसे कैटलिस्ट हुआ, टेम्परेचर हुआ, बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो कि रिएक्शन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो हम बाद में देखेंगे, इतना पहले आप समझ जाओ कि केमिकल काइनेटिक्स हमारे रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। भाई इतना सिंपल भाई, ये सब कुछ नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो जानते हो आप, है ना, आप तो पढ़े हो, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़े हो। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है सबका अलग अलग रेट होता है भाई। रेट का मतलब कितना तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे मान लो एक A रिएक्टेंट है, A से P बना, ठीक है, प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। पता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना तेजी से बन रहा है, तो अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग उसका स्पीड होता है, ठीक है ना। तो हम क्लासिफिकेशन थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन आपका स्लो होता है, कौन सा मॉडरेट होता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, दिख रहा है, लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, चलिए तो लिखो क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख दो। केमिकल रिएक्शन सब देखेंगे, थोड़ा थोड़ा है भाई। केमिकल रिएक्शन किसके बेसिस पे? रिएक्शन रेट्स के बेसिस पे, है ना। केमिकल रिएक्शंस बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस लिख दो, है ना। बेसिस ऑफ लिख दो, बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट्स, रिएक्शन रेट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शन का रेट्स भाई अलग अलग होता है। कौन सा रिएक्शन आपका स्पीड होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा एवरेज होगा यानी मॉडरेट होगा, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है भाई, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है आपका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन कह सकते हो, है ना। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होता है ना, जो आपका रिएक्शन होगा, जितना भी आपका केमिकल रिएक्शन, जितना भी नहीं, कुछ केमिकल रिएक्शन जो कि आपका तुरंत ही प्रोडक्ट बना के दे देता है, इंस्टेंटली, है ना, तुरंत दे देता है प्रोडक्ट, यानी कुछ ही सेकंड में, आप कुछ ही मिनट कह सकते हो, वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देता है। यानी आप क्या लिख सकते हो? दोज, क्या लिख सकते हो? दोज रिएक्शंस which are completed at once, है ना। मतलब एक साथ, यानी तुरंत आपको क्या बना के दे देता है? प्रोडक्ट बना देता है। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट, ये आपका क्या होता है? प्रोडक्ट बना के देता है। क्या बना के देता है? प्रोडक्ट बना देता है। वो भी इंस्टेंटली देता है पूरा, है ना, इंस्टेंटली देगा। छोटा छोटा हो गया, इंस्टेंटली। और इसको फास्ट रिएक्शन भी कहो चलेगा, ठीक है, फास्ट रिएक्शन पूरा, ठीक है ना। FAST फास्ट, सॉरी FAST फास्ट रिएक्शन, यानी तुरंत आपको प्रोडक्ट बना के देगा कुछ ही सेकंड में, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है भाई। जैसे एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो जैसे आपका होता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर को कैसे बनता है भाई? जैसे हम सोडियम क्लोराइड देते हैं, इसमें क्या देते हैं हम? रिएक्शन लिखना है तो लिख दो, NaCl देते हैं, वो भी एक्वास में। और इसमें हम देते हैं भाई, क्या देते हैं? सिल्वर नाइट्राइड ना, NO3 देते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक्वास में देते हैं। तो ये रिएक्शन फास्ट होता है भाई, ठीक है ना, फास्ट होता है। तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड में होता है, ठीक है। सॉलिड है इसलिए एरो मार्क नीचे देते हैं। और आपको इसके साथ मिलता है NaNO3, जो कि आपका एक्वास में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका होता है एग्जांपल आपका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का, जो कि फास्ट होता है, आपका फास्ट बना के देगा ये, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और भी बहुत सारा रिएक्शन हो, जैसे एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है भाई। इसको मिटाएंगे, हो गया, एक समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है? यानी एटवांस आपको कंप्लीट कर के दे देगा रिएक्शन, ठीक है, यानी तुरंत प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आपका एसिड बेस रिएक्शन हुआ भाई, एसिड बेस रिएक्शन। और एक एग्जांपल लिख दो, एसिड बेस रिएक्शन। बहुत सारा बुक में है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एसिड बेस रिएक्शन, जैसे मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एक्वास में, प्लस में लिया HCl ले गया, ठीक है ना, HCl, जो कि आपके गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या मिलता है भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl मिलेगा, ठीक है, एक्वास में। और मिलेगा आपको क्या? H2O मिलता है ना, ठीक है। तो ये आपका एसिड, ये एसिड, ये बेस मिलके क्या बना? रिएक्शन बना। तो सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ये सब बना। तो ये भी आपका फास्ट होता है ना, इंस्टेंटेनियस आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका होता है भाई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं भाई मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं,
कि ज़्यादा स्लो नहीं, यानी बीच का, यानी जिसको कि मतलब रेट को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन इसका रेट को आप मेजर नहीं कर, तुरंत डालोगे, तुरंत ही घुल के आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप मेजर जल्दी नहीं कर सकते, है ना, मतलब इतना जल्दी इतना फास्ट होगा तो आप मेजर भी नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हो, है ना, लेकिन बहुत आपको हार्ड लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसका कि आप मेजर कर, जिसका कि रेट को आप मेजर कर सकते हो, स्पीड को मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन कुछ आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जैसे बी, ये एक नंबर ए नंबर क्या, बी आता है आपका मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है भाई, नोट करते जाना, बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है ये सब, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन में आपका क्या होगा भाई, इसका लिखना है तो दोज इन which proceed at measurable rates, ठीक है, यानी मेजरेबल रेट्स होता है, यानी मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है भाई, है ना, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं कि ज़्यादा स्लो भी नहीं, जैसे बहुत सारा एग्जांपल हो, जैसे हमने यहाँ पर इथाइल एसीटेट लिया, CH3COO ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, है ना, मतलब इथाइल एसीटेट को हम क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है क्या है भाई, CH3COONA मिलता है ना, सोडियम एसीटेट मिलता है, और आपको मिलेगा क्या भाई, CH3OH मिलेगा, मिथानॉल मिलता है। तो ये आपका रिएक्शन क्या होता है ना, मॉडरेट होता है ना, मतलब इसका जो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्टेंट से कितना तेजी से बन रहा है प्रोडक्ट, तो उसका जो स्पीड यानी उसका जो रेट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब ठीक है। चलिए, अब और एक भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, जैसे बुक में है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी आपका एग्जांपल होता है, जैसे ठीक है ना, जैसे देखो 2H2O2, ठीक है, 2H2O2 डिकम्पोज होके 2H2O प्लस आपको मिलता है क्या है, O2, ठीक है, तो ये भी आपका बहुत, ये आपका मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडरेट रिएक्शन। और एक रिएक्शन होता है जो कि बहुत स्लो होता है भाई, बहुत स्लो, ये तो बीच का है, ज़्यादा फास्ट नहीं कि ज़्यादा स्लो नहीं, तो लगभग आप मेजर कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन को मेजर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए, हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं स्लो रिएक्शन। आप देखे होंगे स्लो रिएक्शन का बहुत बड़ा फेमस एग्जांपल है जो कि रोस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग खा जाता है ना, बोलते हो ना आयरन सब भी, जैसे बाहर फेंक देते हो आप आयरन को, कुछ भी आप रॉड को, ये सब लोहा चीज सबको फेंक देते हो, तो बाहर क्या होता है, पानी लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। वैसे अब रोस्टिंग जो होता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में ही होता है ना, तो वो लग जाएगा तो आपका रस्ट हो जाता है ना। चलिए, वो हम देखते हैं, वो आपका बढ़िया एग्जाम्पल है। सी नंबर आप कह सकते हो क्या, स्लो रिएक्शन मतलब बहुत स्लो होगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में आपको 1 दिन 2 दिन 1 महीना भी लग सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्लो रिएक्शन। जैसे रोस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मैं बताया, कोई भी आप लोहा का टुकड़ा आप बाहर फेंक देते हो तो क्या होता है, एक दिन में रस्ट थोड़ी ना होता है, कुछ दिन लगता है ना, 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, तब जाकर रस्ट होता है, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो these are the reactions which take a long time to complete, है ना, मतलब कंप्लीट होने में, रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है। बहुत समय मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट, ऐसा नहीं, बहुत समय मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जांपल भाई, जैसे मैं बताया रोस्टिंग ऑफ आयरन, RUSTING है ना, रोस्टिंग ऑफ आयरन,
ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल, जैसे आयरन होता है ना Fe में क्या होता है, पानी डाल देते हो, पानी तो आप नहीं डालोगे, बाहर गिर जाता है ऐसे ही, है ना, बारिश में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है आपके पास एनवायरनमेंट में, तो ये मिलकर ये आपको क्या बना देता है, आयरन को रस्ट कर देता है भाई। यानी रस्ट क्या होता है भाई, FeOH और आपका होता है HCO3, ठीक है, ये आपका होता है रस्ट, क्या होता है आपका रस्ट, ठीक है। तो ये था भाई आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया। बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट्स में आपका जो केमिकल रिएक्शन को 3 भाग में भाग किया गया है, एक पहला वाला इंस्टेंटेनियस और फर्स्ट रिएक्शन, दूसरा है आपका मॉडरेट रिएक्शन, तीसरा है आपका स्लो रिएक्शन, बहुत धीमे 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 चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अब शुरू होता है भाई, अब हम देखेंगे, चलिए हो गया। अब देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का रेट का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता दिया कि रेट क्या होता है, जैसे वही कहानी है भाई, मतलब एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना वक्त लग रहा है उसको हम रेट बोलेंगे रिएक्शन का, ठीक है। वही चीज़ हम थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकली मतलब केमिस्ट्री के अनुसार क्या होता है देखेंगे, चलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ, ठीक है ना भाई। स्टार्ट करें, चलिए तो हेडिंग डालें, नया टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहो या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कहो भाई, क्या कहो वही चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन कहो वही चीज है, केमिकल रिएक्शन यानी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ROR भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम ROR बोलेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक दिख रहा है, लेट मी चेक, दिख रहा है, चलिए हिल जाता है ना भाई कैमरा, इधर उधर हो जाता है, देखना पड़ता है। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपल भाई, रेट ऑफ रिएक्शन मान लो सपोज आपके पास A है और B है, A B मिलके आपको C बना के दे रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन का अगर हम रेट लिखेंगे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना रेट में बनाए, कितना स्पीड में बना, तो उसका क्या होता है भाई, इसका होता है कि चेंज ऑफ, क्या होता है भाई, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कैसे, चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन, किसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन, A का, B का, C का, कुछ भी हो सकता है, सिंपल याद करो, चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है और कितना टाइम में कितना चेंज हो रहा है ना, टाइम टेकन लिख दो, टाइम टेकन, ये आपका सिंपल भाई आपका क्या होता है, चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर जो चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिखा, किसका चेंज, आइदर रिएक्टेंट का होगा या तो फिर प्रोडक्ट का होगा, तो सब हम बताएंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो। अगर हम रिएक्टेंट रेस्पेक्ट में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर रिएक्टेंट केस में देखेंगे, है ना, मान लो इसको ऐसे नहीं लिख के हम ये रिएक्टेंट लिखे और इधर प्रोडक्ट P लिखे, तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट देखेंगे, है ना, इधर का लेफ्ट साइड रिएक्टेंट रेस्पेक्ट में अगर हम रेट को देखेंगे तो उसका हम लिखने का तरीका क्या होता है भाई, इसको हम लिखते हैं डिक्रीज। ध्यान देना, जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जब प्रोडक्ट बनता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी डिक्रीज, DICREA, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन और टाइम लिख दो, टाइम टेकन लिख दो, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन R को हम क्या लिखते हैं, डिक्रीज का मतलब डेल्टा देंगे, यानी चेंज भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर R का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम को हम डेल्टा T लिखेंगे। कई बार यहाँ पर स्मॉल d भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर एक साइन देते हैं नेगेटिव। ध्यान देना, रिएक्टेंट में हमेशा क्या लगेगा, साइन माइनस। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्शन चालू होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भाई कम होता है। ऐसा क्यों कम होता है भाई, जैसे आप देखो
कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जानते हो ना? अरे भाई कोई भी अगर आपका रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो ए और बी मिल के बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जितना ए का मोल है, जितना नंबर ऑफ मोल्स है और बी का जितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये दोनों अगर मिल जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या वही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगा? नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई ए बी के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ध्यान सुनना, अब धीमे धीमे समझ में आएगा। माइनस ये होता है, जैसे हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, यानी प्रोडक्ट बाय क्या होगा? टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन। इसको लिखने का ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है ना, इंक्रीज करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपका पी है ना, पी का कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन कहोगे इसको, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी बोलते हैं डिसअपियर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। छोड़ो वो बात में हम देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया पूरा क्लियर? देखो चेक कर लो। अब ध्यान देना, जो रेट ऑफ, ध्यान देना रेट ऑफ, यहां पर ध्यान देना जो आपका रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आर जो होता है वो आपका बराबर होता है क्या? रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल होता है भाई, मैं बताऊंगा, रुको, सॉरी, रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या? पी, ठीक है। क्या समझ में आया? यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा तो जितना रेट होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज जो करेगा वही रेट होगा। यानी क्या बोला? रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आर, यानी आर रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज कर रहा है, मतलब सीधा सीधा बोलेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इक्वल है। समझ में आ गया भाई? इसको नोट करना, ठीक है। देखो कहानी धीमे धीमे समझ में आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ये कौन सा डिक्रीज वाला कहानी समझ। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर यहाँ पर मान लो 6 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर मतलब पर लीटर में 6 मोल यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा? अभी ये तो पूरा मिल जाएगा ना, ये ए बी दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ पर कम हो जाएगा। जैसे मान लो 2 मोल पर लीटर हो गया, 2 मोल पर लीटर हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि भाई सेम लीटर में, एक ही लीटर में सॉल्यूशन में यहाँ पर कम हो जाएगा, सेम लीटर में 2 मोल हो गया। क्यों भाई? क्योंकि आधा ए हो गया, आधा बी हो गया, है ना। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए इसको मिटाएंगे। चलिए अब धीमे धीमे समझ में आ गया, रुक जाओ। लिखने का तरीका समझ में आ गया, कैसे लिखना है भाई? डिक्रीज होगा तो नेगेटिव देना है, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव है, यानी प्रोडक्ट में आपको हमेशा पॉजिटिव साइन ही लगाना है। समझ में आ गया पूरा? पूरा क्लियर? चलिए देखो, अब देखो सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है ए बी, और यहाँ ये बना रहे आपका प्रोडक्ट बना रहे, सी मतलब प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखेंगे, किसमें? कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखने का तरीका क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखने का तरीका क्या होता है? ये ए है तो ए है ना, तो इसको क्या लिखना है? माइनस डेल्टा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं, चेंज ऑफ टाइम, है ना, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल देना है, सब में इक्वल देना है। फिर बी का ऐसे नेगेटिव लगेगा क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, तो चेंज ऑफ मोलर और चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसको लिखने का तरीका हो गया पॉजिटिव लगेगा, यानी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी
विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा टी। ये पॉजिटिव लगेगा, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा, है ना। ये क्या होता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम दिखाए रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखने का तरीका ये होता है, नोट डाउन करो। जैसे मान लो अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर A है और B है और यहाँ पर X है, यहाँ पर Y स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहाँ पर मिल रहा है C मिल रहा है, यहाँ पर D मिल रहा है, यहाँ पर XY, यहाँ पर Z हो गया, यहाँ पर S हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है भाई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर होगा ना आपका एटम में या तो फिर आयन में या तो फिर मॉलिक्यूल में, तो उसको क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना है ना, उल्टा देना है। x है तो ये आपका 1/x हो जाए, लेकिन साइन भी लगाना है -1/x, तो यहाँ पर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ठीक उसी तरह यहाँ पर -1/y पलटा देना है, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये 1/z, ये तो प्लस लगेगा भाई, प्रोडक्ट है, तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस 1/s चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा भाई, D विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया। अब देखो बढ़िया वाला एग्जाम्पल, बहुत सारा हम एग्जाम्पल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, सपोज N2 प्लस H2 मिल के बना लिया 2NH3 बना लिया। ठीक है, ये आपको मैं एक रिएक्शन लिख के दिया, यहाँ पर 3 लेंगे तो ठीक रहेगा ना, 6। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को, तो क्या लिखना है भाई, सिंपल, माइनस लगेगा, रिएक्टेंट है, तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है भाई, यहाँ पर भाई ध्यान देना भाई, यहाँ पर जो X Y जो Z है इसको हम क्या बोलेंगे, X Y Z, और जो S है X Y Z, ये जो S है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा टी, फिर इक्वल देंगे, माइनस यहाँ पर 3 है तो उल्टा देना है 1/3 डेल्टा H2 बाय क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, इक्वल टू यहाँ पर 2 है तो उल्टा देना 1/2 चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि मतलब N2 का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा वो बराबर होगा किसके साथ, इसका मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज कर रहा है, ये तो पॉजिटिव लगा है तो इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका डिक्रीज इसका इंक्रीज के साथ बराबर होगा, यानी सब बराबर होगा भाई। मतलब N2 नाइट्रोजन का चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन का रिएक्टेंट है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इसके साथ होगा, ये इक्वल टू, मतलब सब बराबर होगा भाई। यानी यहाँ पर N2 का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा, यानी जितना चेंज होगा भी बोल सकते हो, जितना डिक्रीज होगा एमोनिया उतना फॉर्मेशन होगा, यानी एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन उतना इंक्रीज करेगा, इसका जितना डिक्रीज करेगा उसका इतना इंक्रीज करेगा, या तो फिर इसका जितना डिक्रीज करेगा ये उतना इंक्रीज करेगा, यानी सब बराबर होता है। ठीक है ना, सब इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर। अब सिंपली ये जो माइनस लगा इसको हम ऐसे भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ना, रेट ऑफ ये माइनस लगाया तो इसलिए डिसअपियरेंस यूज करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, नाइट्रोजन का, हम ऐसे पढ़ेंगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो दिख रहा है भाई इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ, इसको ऐसे भी कहा जाता है, रेट ऑफ क्या, एपियरेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आपको न्यूमेरिकल में ऐसे भी पूछता है, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ एमोनिया का निकालो, रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन का निकालो, तो रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ एमोनिया। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी भाई रिएक्टेंट को डिसअपियरेंस में लिया जाता है और प्रोडक्ट को एपियरेंस में लिया जाता है। क्यों ऐसा भाई, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ठीक है, जैसे मैं यहां पर A लिखा और यहां पर प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, A लिखा और यहां पर प्रोडक्ट है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ, मतलब ये आपका क्या होता है, इसका अगर आप रेट निकालो, इसका रेट, अरे भाई इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस डी और स्मॉल कैपिटल से लिख सकते हो, डेल्टा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी, और ये माइनस नहीं प्लस होगा, मतलब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपन डेल्टा टी, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अब क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ना है आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको पढ़ना है, ध्यान सुनना, इसको क्या पढ़ना है, रेट ऑफ, अभी बताया मैं, डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको क्या पढ़ना है भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, ठीक है। समझ में आए ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों बताओ, अब ऐसा क्यों कहा गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, ऐसा क्यों। अब ध्यान सुनना, इसको थोड़ा समझते हैं। अरे भाई जैसे देखो आपके पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, अब दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमको मिल रहा है क्या, प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, या तो फिर आप कह सकते हो सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। तो यहां पर मुझे बताओ जो रिएक्टेंट क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट मिलेगा। जब रिएक्टेंट डिसअपियर होगा, यानी जब रिएक्टेंट का खुद का आइडेंटिटी नहीं रहेगा तब आपको प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो आपके यहाँ पर एक रूम है, एक रूम में पूरा डार्क है, डार्कनेस है, बहुत अंधार है, ठीक है। अब ये डार्कनेस कब गायब होगा, डार्कनेस कब गायब होगा, जब लाइट आएगा, जब लाइट आएगा, यानी जब लाइट अपीयरेंस होगा तो डार्क डिसअपियर होगा, लाइट अपीयर होगा तो डार्क डिसअपियर होगा। ठीक रिएक्शन में भी कहानी ऐसे है कि जब A प्लस बी रिएक्टेंट से उसको अगर प्रोडक्ट बनना है यानी सॉल्यूशन बनना है तो A प्लस बी क्या बोलेंगे ना, हम डिसअपियर हो जाएंगे, यानी खुद का आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं रखेंगे। मतलब A नहीं बोलेगा कि मैं, मतलब जब A पूरा सॉल्यूशन में चला जाएगा तो यहाँ पर नहीं बोलेगा कि मैं A हूँ बोल के, ये पूरा सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर A बोलेगा नहीं बाबा मैं B के साथ रिएक्ट नहीं करूँगा तो कैसे बनेगा भाई, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यानी A B के साथ पूरा रिएक्ट करेगा, यानी पूरा घुल मिल जाएगा, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी A पूरा गायब होगा, डिसअपियर पूरा होगा, यानी खो देगा, आप मतलब खुद को खो देगा, डिसअपियर कर देगा, पर खुद को पूरा निछावर कर देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बना के देगा, प्रोडक्ट बना के देगा, है ना। खुद को पूरा खो देगा, खोएगा तब ना यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसे मालूम जैसे इसको मिटाया, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सब फिलोसॉफी है भाई। चलिए देखो, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पर भरपूर पानी है, ठीक है, पानी है, वाटर लिए हो। अब चाहते हो आप शक्कर यहाँ पर डालना, ठीक है। अब जब शक्कर को अगर डालो, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए, आपको मतलब आपको पूरा मीठा पानी चाहिए, ठीक है, मीठा पानी चाहिए, है ना, स्वीट वाटर चाहिए आपको। तो आप शक्कर यहाँ पर मिलाने चाहते हो, अगर बोलेगा शक्कर आपका रिएक्टेंट है ना, क्या है भाई, रिएक्टेंट है ना। अब ये आपका लिक्विड लिए, ये भी आपका रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट अगर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर तैरेगा ऊपर, तो आपको क्या चीनी पानी मिलेगा, क्या मीठा पानी मिलेगा, जो चाहते हो, जो आपका डिजायर, जो पीना चाहते हो वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई रिएक्टेंट तो घुलना नहीं चाहता है। तो वही कहानी है भाई, रिएक्टेंट को डिसअपियर होना पड़ता है, यहाँ पर खोना पड़ता है, यानी दोनों खोएंगे, डिसअपियर होंगे, तब जाके आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा भाई, यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो ये कहानी होता है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर बोलेगा कि नहीं बाबा मैं चीनी पानी के साथ नहीं घोलूंगा, मैं ऊपर तैरूंगा बोलेगा, तो भाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। तो रिएक्टेंट पूरा घुलेगा, पूरा मिलेगा पानी के साथ, देन आपको पूरा रिएक्शन कंप्लीट मिलेगा, यानी पूरा रिएक्शन मिलेगा, आप जो चाहते हो प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह भाई कहानी यहाँ है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है भाई, जब ए डिसअपियर होगा तब अपीयर होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, डिसअपियर होगा तब अपीयरेंस होगा, ठीक है ना भाई, 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 समझ में आ गया पूरा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलेंगे, यानी ए का कितना रेट में डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहा है, कितना रेट में, वो आपका बराबर होगा कितना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी है, उतना तेजी से आपको अपीयरेंस यानी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा।
तो चीनी जब जितना रेट में यहाँ पर घुलेगा उतना जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी चीनी पानी मिलेगा, पीना है आपको। चलिए, बहुत ही आसान था, ये वर्ड याद रखना भाई, इसमें ना दिमाग गर्म हो जाता है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ ये क्या है, सब एक ही जैसा लगता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इसको कहा जाता है। आप चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए भी कह सकते, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन किताब सब में ऐसा लिखा होता है तो इसको भी नोट करना भाई, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यानी प्रोडक्ट को आप अपीयरेंस में लेते हो, रिएक्टेंट को डिसअपियरेंस में लेते हो। समझ में आ गया भाई। चलिए इसको मिटाते हैं, देखना भाई कहाँ पर अगर ए पी पी ई ए अपीयरेंस, ठीक है, स्पेलिंग देखना, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया भाई, मतलब एक केमिकल रिएक्शन का रेट को हम क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना टाइम में रिएक्टेंट का या तो फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, यस होता है। तो यहां पर हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट्स, तो हेडिंग लगाएंगे भाई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भाई खोपड़ी में फिट कर लेना, इंपॉर्टेंट सब जगह आप यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम में बताया, टाइम टेकन बोला तो वही चीज है भाई, टाइम टेकन। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोला और मोलार कॉन्सेंट्रेशन वही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज ऑफ मोलार लिख दो भाई, ठीक है। तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, और आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है भाई, मोल पर लीटर होता है ना, मोल पर लीटर होता है ना, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मोल पर लीटर अपन। और टाइम को हम क्या लेंगे, सेकेंड में लो, एसआई में ले रहा हूं तो सेकेंड में लिया। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो मोल और लीटर ऊपर आएगा तो लीटर माइनस एस माइनस, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। अगर गैसियस रिएक्शन या आपका लिक्विड रिएक्शन होगा तब ये आप मोल पर लीटर पर सेकेंड कर। अगर गैसियस होगा फॉर, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है यानी आप गैस के साथ रिएक्ट करो तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वहां पर जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे उसका यूनिट क्या लिखोगे, वैसे तो वो नहीं मिलेगा ज्यादातर हमको, ठीक है, फिर भी याद कर लो। फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन इसका यूनिट क्या होता है भाई, लिख लो एटीएम, पैसा निकालना है पर सेकेंड, और एटीएम पर मिनट भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमको यूज नहीं होगा भाई, ये नोट करना भाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सवाल बहुत सारा लेंगे अलग अलग तरह का, ठीक है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। याद हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो अब हम बोर्ड लेवल का कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है। याद हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, 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 किसका रेट ऑफ रिएक्शन, किसका रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अब हम एक एक सवाल देखेंगे। पहले तो मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए भाई मैं क्वेश्चन याद तो नहीं किया हूँ भाई, बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना याद करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन में लिखते जा रहा हूँ, लिखते जाओ, अगर हो रहा है तो करो, नहीं तो मैं बता दूंगा। फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, फॉर ए रिएक्शन आपका दिया है N2O5 गैसियस स्टेट में दिया है, ठीक है। रिएक्शन हुआ आपका 2NO2 गैसियस है। सेंटेंस को देख के डरना नहीं है भाई, मैं समझा दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस द वैल्यू ऑफ एक ही टू होगा ना, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 is given एज आपको दे दिया है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट है ना रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको यहां पर पूछा है कैलकुलेट द
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, वही चीज है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। समझ में आया भाई क्या होता है, ठीक है। मैं बहुत सारा एग्जांपल नहीं बताया है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सवाल करेंगे ना, इसीलिए मैं आपको छोड़ दिया वो सब। ये आपका CBSE में आया था भाई, बोर्ड लेवल का है, CBSE में आया था 2002-10 में आया था शायद, चेक करना तो 2010 में आया था शायद, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे भाई, क्या बोला है पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोला है कि आपके पास एक ठो रिएक्शन है N2O5 गैसियस, ये छोड़ो ना, 2NO2 गैसेस में दिया है, हाफ O2 गैस है, ठीक है। ये आपका एक रिएक्शन दिया है और बोल दिया है कि यहां पर जो दो वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस मतलब होता है इसका, ये डिसअपियरेंस होगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, मैं बता चुका हूं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया है कितना, N2O5 इज गिवन एज कितना, इतना दे दिया, इतना मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड में इतना वो डिसअपियर कर रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन उतना चेंज हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, तो आपको निकालना है इसका रेट और इसका रेट, कितना तेजी से फॉर्मेशन हो रहे हैं, कितना तेजी से बन रहा है NO2 और O2, ठीक है ना। चलो तो पहले ना ये सबको ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा सबको इक्वल करके लिख लो। तो N2O5 लिख दो, ऐसे कैसे लिखोगे भाई, मैं बता, माइनस लगेगा, डेल्टा और D लिख दो ना, कोई बात नहीं चलेगा, यहाँ पर D लिखने से भी चलेगा। क्या होगा N2O5, ठीक है, अब D भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, और क्या होगा DT इक्वल टू, ये पॉजिटिव लगेगा, 2 है तो स्टोइचोमेट्रिक 1/2 करना है, ठीक है, DNO2, ठीक है, DT इक्वल टू हाफ है तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो हम NO2 देखेंगे, ठीक है। चलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, NO2 रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है ना भाई, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, ये हम बोलते हैं। देखो किसका, इसका देखेंगे, तो ये आगे भाई क्या है, 1/2 है तो 1/2 लिखा। अब देखो ये इसके साथ बराबर है तो क्या मैं ये बराबर 2 इसको लिख सकता हूँ, -D N2O5, ठीक है, बराबर टू DT, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। अब आप चाहो तो माइनस को नहीं देख सकते हो, ये जो आपका माइनस लिख दिया था, क्या नहीं लिखा माइनस, सॉरी, ये आपको माइनस को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का यहाँ पर प्रोडक्ट तो प्लस में ही मिलेगा, तो माइनस नहीं लिखने से भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1/2 इधर अगर 2 हो जाएगा, तो इधर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही तो रेट तो यूज हो रहा है ना भाई, रेट यूज हो रहा है, रेट यूज हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, NO2 तो प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस होगा, या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन NO2 होगा, या तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन NO2 होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही चीज है, वही तो रेट ऑफ रिएक्शन ही बताता है भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब 1/2 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका देखो रेट दे दिया ना भाई, इसका रेट हमको दे दिया भाई, इसका रेट कितना दिया, देखो यहाँ पर आपको दे दिया भाई, इसका रेट कितना, आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको DN2O5 इसका ना कितना दिया है भाई, 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड दे दिया है, ठीक है ना। तो 1/2 इधर आया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई इसका कितना है भाई, 6.25 इंटू 10⁻³, ठीक है, यूनिट को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो आप, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.25 इंटू 10⁻², पूरा अच्छे से अगर लिखोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड कर सकते हो, सिंपल है भाई, ठीक। अगर आप यहाँ पर O2 का अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हो, मतलब ये निकाल रहे हो, ये टर्म मतलब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसको बस निकालना है, ठीक है ना। तो अगर इसको निकाल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसके साथ इक्वल कर दो ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2DO2 अपॉन DT इक्वल टू क्या, इसके साथ इक्वल कर सकते हो, यानी -D N2O5 अपॉन DT, ठीक है। अब माइनस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 को उधर फेंको, तो DO2 अपॉन DT इक्वल टू है ना
माइनस को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को हटा दो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। O2 तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव में ही मिलेगा। चलिए अब हाँ लिखो, अब इसका क्या, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसका क्या है भाई वैल्यू हुई, वही लिखना है 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। इसको काट दोगे तो आपको मिलेगा कितना भाई, 2 × 3 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका CBSE सवाल है, 2010 में पूछा गया था। चलिए लिख लें, फिर हम और एक सवाल करेंगे, और एक नहीं भाई बहुत सारा। चलिए हो गया, मिटाएंगे, चलिए हो गया 1 2 3। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत सारा सवाल है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम करके देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल हम ले जाते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन द रिएक्शन A+2B, एरो मार्क दिया है आपका 3C+2D, ये आपका एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कह सकते हो। द रेट ऑफ, ध्यान देना, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज, दे दिया B का डिसअपियरेंस दे दिया भाई 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। What will be the, ध्यान सुनना भाई, what will be the rate of the reaction and rate of change in concentration of A and C। बहुत इंपॉर्टेंट गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोला है ध्यान से समझना इसको, कि एक रिएक्शन है, देखो सॉल्यूशन आपके पास, एक सपोज एक रिएक्शन है, आपको दे दिया A प्लस कितना, A+2B, एरो मार्क है 3C+2D दे दिया, आपका ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि द रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसमें लगता है, रिएक्टेंट में, डिसअपियरेंस ऑफ B यानी B का डिसअपियरेंस कितना दे दिया, इतना, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे दिया है। यानी आपको भाई आपको दे दिया माइनस नहीं, ऐसे लिखो dB/dt, ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा, डिसअपियरेंस के लिए माइनस लगा देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या दिया है भाई आपको, इसको ना हम साइड में लिखते हैं, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हमको ये डिसअपियरेंस दे दिया इतना, पहले पूछा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन का रेट निकालना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, ठीक है। तो हम पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं पूरा रिएक्शन का, तो कैसे लिखेंगे, -dA/dt इक्वल टू -1/2, क्या लिखेंगे, dB/dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 dC/dt इक्वल टू 1/2 dd है ना, dd/dt, ठीक है ना। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन में आप कर लिए, हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपका। अब रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और C का निकालना है, A का रेट ऑफ चेंज कॉन्सेंट्रेशन और C का निकालना है, ठीक है ना। तो आपको गिवन दे दिया, एक डाटा दे दिया किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B दे दिया, ठीक है। यानी आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस B दे दिया, यानी इसका वैल्यू दे दिया भाई, इसका वैल्यू ये dB का, dB/dt यानी माइनस लिख दो, डिसअपियरेंस जगह पर माइनस है, तो कितना दिया है आपको 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इतना दे दिया गिवन, तो निकालो भाई। किसका निकालेंगे पहले? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वही भाई आपका कॉन्सेंट्रेशन किसका? ए का पहले निकालें। ए कहाँ पर दिख रहा है भाई? यहाँ पर ए, इसका निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे क्या? माइनस डी ए अपॉन क्या लिखेंगे? डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये तो इसके साथ बराबर है ना, तो हम इसको इक्वल देख सकते हैं, -1/2 डी बी बाई डी टी, ठीक है ना, माइनस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, अब इसका वैल्यू दे दिया है ना भाई आपको कितना, ये आपका तो 1/2 है, -1/2 1/2 रहेगा, ठीक है। और डी बी बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया है भाई? डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, अरे भाई डी बी बाई डी टी कितना दिया? 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो भाई कितना आता है आपका? 0.2 × 10⁻², ठीक है। आप चाहो तो माइनस नहीं देने से भी चलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं देने से भी चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस दे सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर ए का देख रहे हैं, जो कि ए आपका क्या है? रिएक्टेंट, तो माइनस दे सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं, नहीं तो अगर माइनस दे रहे हो, अगर माइनस दे रहे हो तो ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस कट भी गया जाएगा ना, ठीक है। तो कट गया तो उतना हो गया, ठीक है, समझ में आ गया पूरा पूरा क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं किसका, इसका बोला है ना, सी का रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी आप देखोगे क्या? 1/3 डी सी अपॉन डी टी दिख रहा है, ये बराबर किसके साथ? इसके साथ बराबर, इसके साथ बराबर कर दो, क्योंकि इसका वैल्यू है ना भाई। आप चाहो तो इसका इसके साथ भी बराबर कर सकते हो, है ना, मैं इसके साथ कर रहा हूँ। तो -1/2 डी बी अपॉन डी टी कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो, हाँ ठीक है ना। चलो अब माइनस नहीं देने से चलेगा, मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि भाई समझ में आ रहा है ना, सी का हम देख रहे हैं, तो सी तो आपका प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगेगा। अब माइनस नहीं देख सकते, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 1/2 है, तो ये आपका वहाँ हो जाएगा 1/2, और ये 1/3 को मैं डायरेक्ट मिटा दिया, इसको 1/3 ऊपर आएगा तो 3/1 यानी 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू इसका भाई कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसको काट देना है, तो आपको फाइनली मिल जाएगा कितना? 1.5 × 10⁻², ठीक है ना। मोल पर लीटर पर सेकेंड लिख देना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत सारा बन सकता है, आप अपना बुक से सब कुछ कर सकते हैं, मैं आप बस आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल, इतना करने से आपका पूरा फिट हो जाए दिमाग में। चलिए फिर भी और 2 ठो कर लेते हैं। चलिए और एक ठो आपको बता देते हैं। चलिए और एक तो मैं लिखा हूँ, अच्छा वाला सवाल हम आपको देंगे। समझ में आ गया पूरा? क्लियर 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 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जितना भी है आपका, फॉर द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन दिया भाई N2, ठीक है, प्लस 3H2, ठीक है, आपके पास ये एक रिएक्शन है, मिलके बना 2NH3, ठीक है। और आपको यहाँ पर इफ बोल दिया, इफ अगर डेल्टा NH3 अपन डेल्टा टी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही आसान है भाई सॉल्यूशन। तो पहले भाई जो आपका रिएक्शन है उसको उठा के ले आओ, N2 इतना प्लस 3H2 इतना इक्वल टू 2NH3 इतना, ठीक है। अब आपको इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया NH3 का, एमोनिया का, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया है, यानी डेल्टा NH3
अपन डेल्टा टी इक्वल टू आपको दे दिया 4 × 10⁻⁸, ठीक है, ये दे दिया आपको, गिवन है आपका, ये आपका गिवन है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन में लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन सबको इक्वल कर दो, यानी आपका हो जाएगा डी लिखना हो तो लिखो ना, डेल्टा लिख दो चलेगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, 3 है तो 1/3 भाई माइनस लगेगा, ठीक है, रिएक्टेंट में माइनस लगेगा, तो डेल्टा H2 इक्वल टू क्या करना है 1/2 डेल्टा NH3/ΔT। देखो सब आपस में इक्वल है, तो भाई ये इसके साथ कर सकते हो, तो हमको क्या चाहिए H2 वाला चाहिए, मतलब ये इसके साथ इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ से ही हम इसका चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब हमको ये निकालना है भाई, दोनों को इक्वल कर दो, यानी माइनस से है, हाँ चलो ठीक है ना, देखो माइनस है, -1/3 है, अब देखो यहाँ पर -1/3 है, डेल्टा है आपका H2, डेल्टा H2/ΔT इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 है ना, आपका डेल्टा टी है, तो हमको भाई चाहिए ये वाला, तो -1/3 को फेंको उधर, तो इधर बच जाएगा डेल्टा H2/ΔT इक्वल टू, अब -1/3 इधर आएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू है कितना है, इसका वैल्यू है आपका 4 × 10⁻⁸ है, तो इसको भाई मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 4 होता है, 2 × 3 = 6, यानी -6 × 10⁻⁸ क्या हो गया भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया भाई पूरा। तो माइनस यहाँ पर लगाने से चलेगा, नहीं लगा देंगे तो ठीक है, क्योंकि भाई किसका कॉन्सेंट्रेशन बोला था आपका H2 का, और H2 क्या है भाई आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या होता है हमेशा नेगेटिव लगता है, क्योंकि ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है, डिसअपियर होता है ना, डिक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन, तो आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया बहुत सारा, तो अगर माइनस लिखा है तो माइनस दे देना, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सवाल था, तो आपको दे दिया था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसका चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया था, आपको बोला था H2 का चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा, तो पहले तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बना लेना है, फिर इक्वल कर देना, काट के अब वैल्यू बिठा के आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब ये हो गया आपका, और एक तो सवाल कर लेंगे क्या, तो कितना टू कर लिए, 3 टू कर लिए ना, और भी बहुत सारा सवाल बन सकता है, जैसे मैं और एक तो सवाल आपको पूछा, ठीक है, और एक तो मैं आपको बता देना, छोटा सवाल, चलिए इसको मिटाया, बहुत सारा हो सकता है भाई, बहुत सारा, अब आपको आइडिया मिल गया, अब आप सब नंबर कर सकते हो बुक का, ठीक है ना, खुद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट नंबर हम एक तो बता देते हैं, ठीक है, 4 नंबर देखो, जितना भी नंबर है देखो, आपको यहाँ पर आयन में दिया है BrO3- एक्वास में, और 5Br- दिया है, ये भी एक्वास में है, प्लस 5Br, ये तो लिख दिया भाई, 6H+ है आपका ये एक्वास में, ठीक है, ये मिलके बना 3Br2 लिक्विड में प्लस 3H2O लिक्विड में, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला है, क्या बोला है ध्यान से देखना, आपको यहां पर सिंपल बोला है कि हाउ इज द रेट ऑफ appearance of bromide ion, bromide related to, ब्रोमाइड क्यों लगा भाई, आयन है इसीलिए ना, ब्रोमाइड रिलेटेड टू रेट ऑफ disappearance of bromide ions, ठीक है। देखो क्या बोला, अरे भाई सिंपल है, यहां पर ना आपको क्या बोला, वही सिंपल बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही दिखाओ, क्या बोला है कि हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, किस प्रकार रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड मतलब ये वाला Br2 है ना, आयन नहीं है, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन दिया है, ठीक है, मतलब कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड रिलेट है, यानी रिलेटेड है किसके साथ ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट तरफ जाएगा, यानी डिसअपियरेंस यानी ब्रोमीन आयन ये है
है ना, ये तो नहीं है भाई, यहाँ पर है 5 है, तो ये और इसको हमको दिखाना है, दोनों को इक्वल कर देना है भाई, सबको करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इसका 5 है तो आपका 1/5 माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर डी बी आर माइनस ऐसे लिख देना है, डी टी हो गया, बराबर टू किसके देना, 1/3 प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा, तो यहाँ पर डी बी आर 2/dt, मतलब इस प्रकार आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, अब आयन मतलब ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन किससे रिलेटेड है ना, 1/3 इसके ऐसे रिलेटेड है, मतलब ऐसे रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होगा, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना, ऐसे रिलेटेड है भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा, बहुत बढ़िया। चलिए ये सिंपल था भाई, चलिए हम अब और नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। चलिए इतना तो सवाल हम कर लिए बहुत सारा, अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पर जितना भी हम बहुत प्रकार का रिएक्शन किए, तो वो सब रिएक्शन अलग अलग चीज़ को डिपेंड करता होगा, जैसे टेम्परेचर को भी डिपेंड करता होगा, है ना, टेम्परेचर को हुआ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट क्या हम दे रहे हैं रिएक्शन के ऊपर, कैटलिस्ट क्या दे रहे हैं वो सब के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी एक केमिकल रिएक्शन बहुत सारा चीज़ को डिपेंड करता है रिएक्शन कंप्लीट होने में, है ना। एक रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है तो बहुत कुछ वहाँ पर फैक्टर होता है जो कि रिएक्शन को कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे हम पढ़े हैं ना, कैटलिस्ट हम रिएक्शन में देते हैं, थोड़ा देते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है भाई, रिएक्शन को फास्ट करना, या तो फिर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम करना, या तो फिर रिएक्शन को स्लो करना, है ना। 3 पार्ट होता है कैटलिस्ट का, तो वो सब हम बहुत सारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो हेडिंग डालें फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है ना, प्रभाव पकाता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे भाई फैक्टर्स, क्या लिखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सारा फैक्टर है भाई, मैं एक एक को पूरा हेडिंग देके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो है आपका कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं भाई, सपोज आपके पास ए है और ये बी है, ए बी मिलके डी बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टेंट का, कि यहाँ पर ए कितना नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हो, बी कितना दे रहे हो, यानी आपका नंबर ऑफ मोल्स यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाओगे, है ना, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ ना, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। आप ए बी जितना ज़्यादा दोगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी आप कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, ज़्यादा भी बढ़ा दोगे कॉन्सेंट्रेशन तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, है ना। ज़्यादा एक्सेस दे दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए वो हम तो बाद में इतना बस नोट कर लो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बेसिकली देखा गया है कि जब एक रिएक्शन चलता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब ए बी टू मान लो एक डी प्रोडक्ट बना, तो सपोज ए बी मिल के डी जो बना उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, सपोज कितना रेट में उसका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यानी डी कितना रेट में प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज मान लेते हैं 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मान लेते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री मान लो 1 डिग्री है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब जितना भी है आपका, है ना, शुरुआत इनिशियल टेम्परेचर जितना भी है, मान लो यहाँ पर 2 डिग्री है, मतलब 2 है, यहाँ पर कितना है भाई, 2 है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, अगर मैं यहाँ पर ये रिएक्शन में अगर मैं 10 डिग्री और बढ़ा दिया, यानी 12 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया, तो इसका जो रेट है ना डबल हो जाता है ना, इसका रेट डबल हो जाता है। यानी जो आपका A प्लस बी इक्वल टू जो D मिलेगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डबल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 × 2 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड,
यानी ये आपका क्या हो गया 12 डिग्री हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। यानी आपको क्या याद करना है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, डबल होता है। ठीक, क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल होता है। इसको नोट करना भाई, ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। ठीक है, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी उतना तेजी से आपको प्रोडक्ट बना के देगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ेगा यानी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी उल्टा कह सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी उतना तेजी से आपको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से, अरे भाई देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई ए और बी कोलिजन होगा, तेजी से गर्म हो जाएगा, तुरंत कोलिजन होगा, तब तो आपको क्या होगा भाई, प्रोडक्ट मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन भी बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो भाई ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा भाई। ठीक है ना, सिंपल समझ में आ गया। टेम्परेचर ऊपर कैसे डिपेंड करता है, आप जानते हो, जैसे पानी को गर्म करते हो है ना, कुछ भी आप जो केमिकल करते हो ज़्यादातर आप हीट ही करते हो ना, हीट करते हो तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है ना, तेजी से आपको मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए ये आपका होता है 2 नंबर फैक्टर जो कि टेम्परेचर। अब 3 नंबर फैक्टर हम देखेंगे कैटलिस्ट। क्या देखेंगे, कैटलिस्ट। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है भाई रिएक्शन में। ठीक है, कैटलिस्ट। और तीसरा आता है भाई बहुत बड़ा फैक्टर कैटलिस्ट। तीसरा फैक्टर कैटलिस्ट। वैसे कैटलिस्ट जानते हो, जो रिएक्शन आप होता है ना, एक कोई भी एक रिएक्शन, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन को फास्ट करने में या तो फिर स्लो करने में या तो फिर इक्विलिब्रियम करने में, इक्विलिब्रियम करने में आपका कैटलिस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कैटलिस्ट दिया जाता है। देखिए ना, कैटलिस्ट, गिगलर नाटक कैटलिस्ट, ये सब अलग अलग प्रकार का कैटलिस्ट आप पढ़े होंगे है ना, बहुत सारा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्यों देते हैं भाई, एक रिएक्शन को स्पीड करने में या तो फिर स्लो या तो फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम होता है। जैसे जो आपका कैटलिस्ट है ना, इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है ना, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है भाई। सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो भाई इसको नोट करना, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है कि ये आपका ना जो रिएक्शन में, यानी जो रिएक्टेंट में आप जो कैटलिस्ट डालते हो, तो कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कंज्यूम नहीं होता है। यानी कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम द केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है भाई, वो अपना काम करता है, छोड़ देता है, रिएक्ट नहीं होता है, मतलब वो मिलता नहीं। और दूसरा प्रॉपर्टीज आप ये कह सकते हो कि जो कैटलिस्ट होता है, जब आप केमिकल में, मतलब जो आप रिएक्शन कर रहे हो, तो जब कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो कैटलिस्ट जब डालोगे तो कैटलिस्ट वो रिएक्शन का केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी चेंज नहीं करेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो चेंज नहीं करेगा। मान लो यहाँ पर सोडियम बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि सोडियम की जगह क्लोरीन बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा या तो फिर स्लो करेगा या तो फिर इक्विलिब्रियम, उसका रोल वो इतना है। तो यानी लिखना, ये डज नॉट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एनी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है। प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। हाँ, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है, मे चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता है कभी कभी, प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलने से जैसे आपका कलर हो गया, कलर ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कलर हो गया, कलर को इफेक्ट डालता है, कलर हो गया, और पार्टिकल का साइज हो गया, ये सब में इफेक्ट होता है, पार्टिकल साइज, वो भी रेयर केस में। ठीक है, ये सब ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कैटलिस्ट का काम क्या था, वैसे कैटलिस्ट का मेन रोल जो होता है भाई क्या होता है, मैं बता चुका हूँ कि रिएक्शन को मतलब रिएक्शन रेट को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है,
इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज करेगा। आपको देख के देना है, ठीक है ना। आप कोई भी कैटलिस्ट नहीं दे सकते। अगर आपको रिएक्शन फास्ट चाहिए तो फास्ट वाला कैटलिस्ट देना है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से आगे बढ़ाएगा, तो आपका इंक्रीज वाला कैटलिस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारा अलग डिफरेंट कैटलिस्ट होता है भाई, सभी रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट दिया जाता है, ठीक है। जो कि आपका डिजायर है, जो कि जैसे भी आप बनाना चाहते हो उसी के अनुसार आपको कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। जैसे देखो, समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब देखना, जो डिक्रीज होता है ना रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हो कोई भी रिएक्शन में, अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हो तो वो रिएक्शन स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। कैटलिस्ट वो रिएक्शन को स्लो कर दे रहा है, तो वो कैटलिस्ट को आप क्या बोलते हो? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हो। यहां पर नोट डालना भाई, नोट डालना, एक चीज यहां पर नोट डालना। दोज catalyst which decrease the rate of reaction is called negative catalyst। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, इनहिबिटर भी बोलते हैं, ठीक है, इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। यानी जो भी, जैसे मान लो आपके पास रिएक्टेंट है ए बी और यहाँ पर डी आपको मिल रहा है, तो अगर ये जो ए बी जो इसका जो रेट है, अगर कैटलिस्ट यहाँ पर कोई भी आप कैटलिस्ट डाल रहे हो, कोई भी आप कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है ना, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है। यानी वो कैटलिस्ट को आप क्या बोलोगे? नेगेटिव कैटलिस्ट या तो फिर इनहिबिटर्स। यानी जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी बहुत स्लो कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई? इतना समझ में आ गया। चलिए, ये तो होता है आपका क्या कैटलिस्ट का रोल रिएक्शन में। अब आता है आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका नेचर क्या है भाई? क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट का नेचर ना अलग अलग होता है। कोई रिएक्टेंट ना तुरंत बना के दे देता है प्रोडक्ट, और कोई धीमे धीमे चलता है, ठीक है, यानी धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट बना के देता है। यानी हम चौथा पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। यानी रिएक्टेंट का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट का भाई रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, अलग अलग का अलग अलग कहानी। जैसे मैं सोडियम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये वाला ले गया, मैं NO के साथ अगर मैं O2 ले गया, ठीक है, अब दोनों को पास किया तो मिला क्या? 2NO2 मिला। क्या मिला? 2NO2 मिला गैसेस फॉर्म में, ठीक है। और वही चीज मैं यहाँ पर, वही O2 मैं यहाँ पर लिखा। अब NO जगह पर मैं सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड ले गया, ठीक है, और वही आपका O2 दिया, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे? यहाँ पर मिला 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है, गैसेस फॉर्म में, ठीक है। अब देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो होता है आपका फास्ट होता है, और ये आपका होता है स्लो होता है, ठीक है। ये आपका फास्ट होता है, ये आपका स्लो होता है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई। यहाँ पर 2NO लिए हैं, ऐसा नहीं कि सभी रिएक्टेंट का सेम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर 2NO के साथ O2 दिए, O2 तो बराबर है ना भाई दोनों का, बट यहाँ पर चेंजेस है, ठीक है, यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर 2NO दिए O2 के साथ तो फास्ट मिला, यानी तेजी से आपको प्रोडक्ट देखने को मिला। अब 2CO दिए तो स्लो हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड धीमे धीमे बना, ठीक है ना। यानी अलग अलग रिएक्टेंट का कहानी अलग अलग होता है। चलिए, B नंबर, ये आसान था। अब आता है आपका सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया रिएक्टेंट का भाई, ठीक है, रिएक्टेंट का ऑब्वियसली भाई सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मान लो आपके पास ये एक ठो रिएक्टेंट है A और एक ठो रिएक्टेंट है भाई B, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास दोनों लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस एरिया छोटा होता है, इसका भी लिक्विड एरिया, तो दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो हमको तुरंत क्या मिलेगा भाई? रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट तुरंत मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड है भाई, क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड का सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसका छोटा होता है सरफेस एरिया, तो दोनों को मिलाएंगे थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। यानी अलग अलग मतलब रिएक्टेंट का अलग अलग कहानी होता है ना, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। यानी जितना आपका सरफेस एरिया बड़ा होगा, है ना, यानी आप लिख सकते हो बिगर सरफेस एरिया
देन आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। ठीक है ना, जितना छोटा होगा सरफेस एरिया, जैसे मान लो यहाँ पर शक्कर में, जैसे मैं एग्जांपल देना है, पानी है, पानी में शक्कर का बड़ा बड़ा दाना है ये सब, ठीक है, इसको डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा। अगर इसको पूरा पीस दोगे तो छोटा छोटा एरिया हो जाएगा, तुरंत ये घुल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग होता है भाई, सरफेस एरिया, बिगर सरफेस एरिया यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना डिक्रीज करेगा, कम होगा। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका सरफेस एरिया। अब जो लास्ट आपका फैक्टर होता है भाई, वो आपका होता है रेडिएशन, लाइट। ठीक है, लाइट और रेडिएशन को हो, वैसे आपको पता होगा कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो कि डार्क में, यानी अगर आप रूम को बंद कर दोगे, अंधार कर दोगे, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, यानी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होता है ना। वो उसको स्पेशली क्या चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट हो या तो फिर ऐसे जो आप लाइट जलाते हो वो लाइट हो। ठीक है ना, तो कोई भी लाइट में वो आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, आपको पता है। ठीक है, चलिए तो हम कितना देखेंगे, 6 नंबर वाला देखेंगे। कौन सा फैक्टर, लाइट। ठीक है, लाइट। तो फोटोसिंथेसिस वाला कहानी पढ़ चुके हो। जैसे हम पता है H2 यानी हाइड्रोजन के साथ अगर आप क्लोरीन देते हो भाई, क्या देते हो, क्लोरीन देते हो, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सनलाइट दोगे, क्या दोगे, सनलाइट पास करोगे, तब जाके आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, नहीं तो नहीं होता। डार्क में ये नहीं होता है भाई, सनलाइट में, यानी फोटोन एनर्जी इसको चाहिए, Hb चाहिए, है ना, जो लाइट में मौजूद होता है Hb। ठीक है, तो यहाँ पर H2Cl2 मिल के क्या बनता है, 2HCl मिलता है, पता है ना। जैसे और एक भी आपका जो मीथेन गैस होता है भाई, CH4 गैस होता है, इसको अगर आप Cl2 देते हो, ये भी आपका सनलाइट में ही होता है और ये आपका लाइट में भी होता है, वही चीज़ है भाई, लाइट में आपका बनता है। यानी आपको क्या मिला के देता है, CH3Cl प्लस HCl मिलता है। ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया भाई। तो स्पेशल ये बहुत सारा ऐसे रिएक्शन है जो कि आपका सनलाइट में, लाइट और सनलाइट और रेडिएशन को भाई, रेडिएशन में आपका क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका समझ में आएंगे ना पूरा। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को पास करें सनलाइट के थ्रू तो मिलता है, अदरवाइज नहीं, डार्क में नहीं होता है। और कुछ ऐसे होता है जो कि डार्क में ही होता है, वो तो हम यहाँ पर नहीं है आपका, वो आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारा बेसिक था लेकिन लेक्चर बड़ा हुआ। ठीक है ना, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, सब कुछ कहानी। ठीक है, तो आगे हम धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे और धीमे धीमे हार्ड हार्ड टॉपिक आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सब आएगा, है ना, डेरिवेशन सब आएगा, रेट लॉ आएगा, बहुत कुछ आएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा। ठीक है, बहुत सारा मेथड आएगा। चलिए धीमे धीमे हम जाएंगे, इसके बाद तो हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।